सीखना एक सामाजिक गतिविधि। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा शिक्षण की रणनीतियाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण रणनीति का उपयोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत। अब है सीखना एक सामाजिक गतिविधि। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की कला व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होती है। महान दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के माध्यम से सीखता है, जो उसके दिन प्रतिदिन क्रियाओं में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसका परिवार प्रथम पाठशाला की भूमिका निभाता है। परिवार के माध्यम से वह कई चीज़ों को सीखता है। इस अवस्था में बालक अनुसरण के माध्यम से सीखता है। वह मुख्य रूप से माता पिता, दादा दादी, भाई बहन तथा पड़ोसियों का अनुसरण करता है। कुछ वर्षों के बाद जब वह विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसका सामाजिक विस्तार बढ़ जाता है तथा इस रूप में वह मित्रों तथा एवं शिक्षकों के संपर्क में आ जाता है। मित्र एवं शिक्षक दोनों बालकों के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरों शब्दों में, विद्यालय की अवस्था में बालक मित्रों का समूह बनाता है। इस प्रक्रिया से बालकों में भावनात्मक विकास होता है तथा वह धीरे धीरे सामाजिक मूल्य, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म तथा समुदाय के विषय में जानने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक समाज के माध्यम से अधिकतम आचार एवं व्यवहार को सीखता है, जो उसके व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद है अधिगम के सामाजिक संदर्भ। सीखने के सामाजिक संदर्भ, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में बहुत मदद करते हैं तथा ये सभी माध्यम सीखने वालों के लिए सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दी गई निम्नलिखित विधियां विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में लाभ पहुंचाती है, जो इस प्रकार है। स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी। स्वयं अध्ययन तकनीक सीखने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जो सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह सामाजिक संदर्भ के विषय में विचार करता है क्योंकि यह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार से अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरणा स्वयं अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी बालक दो ही स्थितियों में पढ़ सकता है। प्रथम, जब वह पढ़ाई के प्रति स्वयं जागरूक हो तथा उसके पढ़ने का उद्देश्य लक्ष्य केंद्रित हो, तथा द्वितीय अवस्था परिस्थिति जन्म अवस्था होती है जो उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विद्यालय का बल भी स्वयं अध्ययन पर रहता है ताकि बच्चे विषय वस्तु के संदर्भ में एक स्वतंत्र मौलिक दृष्टिकोण का विकास कर सके। विद्यार्थी किसी महापुरुष की जीवनी, उनसे संबंधित कहानियाँ तथा उनका जीवन संघर्ष इत्यादि के माध्यम से पढ़ाई के प्रति स्वयं को समर्पित कर सकता है। दूसरा है समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन। समूह परिचर्चा सामाजिक संदर्भ में सीखने का अभिन्न अंग है। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का औपचारिक या अनौपचारिक समूह होता है जिसके द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधान पर परिपर चर्चा, नवीन विचारों का सृजन तथा ज्ञान का क्षेत्र इत्यादि के संदर्भ में एक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। समूह परिचर्चा के माध्यम से किसी विषय एवं अध्याय के विषय में अधिक सूचनाओं का संग्रह होता है। इसके माध्यम से एक दूसरे का विद्यार्थियों विषय वस्तु से संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है। एक से एक अधिगम, 1-to-1 लर्निंग। इसका अभिप्राय होता है अधिगम की प्रक्रिया केवल एक व्यक्ति की भूमिका जो प्रशिक्षक के रूप में होता है। यह प्रशिक्षक, कोच, विषय विशेषज्ञ एवं गुरु कोई भी हो सकता है, जो अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को मदद करता है। विचारों एवं अवधारणाओं का स्थानांतरण शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की आपसी परस्पर क्रियाओं के द्वारा होता है। यदि आपका प्रशिक्षक अनुशिक्षक ट्यूटर हो तो अधिगम प्रक्रिया अधिक महंगी हो जाएगी तथा यह भी हो सकता है कि अनुशिक्षक विषय वस्तु को संभालने में सक्षम न हो। इस स्थिति में
अधिगम प्रक्रिया अपना महत्व खोने लगती है। इस स्थिति में अनुशिक्षक बदलने के अलावा विद्यार्थियों के पास कोई विकल्प नहीं होता। मित्र, परिवार के सदस्य तथा कोई संबंधी भी एक से एक अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षक की भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शैक्षिक तकनीक अधिगम की विधियों एवं प्रविधियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षा के आधुनिकीकरण में शिक्षकों के लिए सहायक की भूमिका अदा करती है। उसके बाद है अध्यापन में शैक्षिक तकनीक की उपयोगिता। शैक्षिक तकनीक की निम्नलिखित विशेषताओं से इसकी उपयोगिता का पता चलता है। यह वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होती है। यह शिक्षण को वैज्ञानिक, रुचिकर, वस्तुनिष्ठ, सरल एवं उद्देश्यपरक बनाने में सहायक होती है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली एवं सार्थक बनाती है। इसमें प्रभावशाली अधिगम के लिए विधियों एवं तकनीकों के विकास पर बल दिया जाता है। यह छात्रों एवं शिक्षकों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाती है एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने की परिस्थितियों को व्यवस्थित या संगठित करती है। उसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षक व्यवहार में सुधार के लिए अपनाई जाने वाली प्रविधियों में से सूक्ष्म शिक्षण भी है। यह एक प्रशिक्षण प्रणाली है जिसका प्रयोग अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग वास्तविक शिक्षण है, परंतु इस प्रणाली में साधारण कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है तथा एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। इसमें प्रतिपुष्टि द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर एलन की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र को निम्नलिखित चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। पहला है पाठ योजना, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है पृष्ठपोषण, चौथा पुनः पाठ नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः पृष्ठपोषण। सूक्ष्म शिक्षा चक्र की ये 6 बिंदु हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग, यह वास्तविक अध्यापन है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है। पृष्ठपोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। शिक्षण कौशल। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशलों के टीचिंग स्किल्स विकास के लिए किया जाता है। शिक्षण कौशलों से तात्पर्य उन शिक्षक व्यवहार स्वरूपों से होता है जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होते हैं।